फजर की अजान की आवाज अभी खत्म ही हुई थी कि अम्मी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। आयशा, मरियम, उठ जाओ बेटा वरना फिर देर हो जाएगी। मैंने लिहाफ से सिर्फ अपना चेहरा बाहर निकाला, एक आंख खोली और बड़बड़ाई, अम्मी 5 मिनट, हर रोज यही 5 मिनट होते हैं तुम्हारे। जल्दी उठो, नाश्ता भी बनाना है। मैंने बेदिली से लिहाफ एक तरफ फेंका और आहिस्ता आहिस्ता उठ के बैठ गई। सामने नजर गई तो आयशा जाए नमाज लपेट रही थी। नमाज पढ़ने के बाद वो हमेशा की तरह पहले मेरी तरफ देख के मुस्कुराई थी। शुक्र है आज सूरज निकलने से पहले उठ गई हो। मैंने मुंह बनाया, आप रोज यही मजाक करती हो और तुम रोज यही देर करती हो। मैं कुछ कहने ही लगी थी कि वो हंस दी और सीधी किचन की तरफ चली गई। मैं भी वुजू करने निकल गई। नमाज के बाद मैं किचन में दाखिल हुई तो तवा पहले ही गर्म हो चुका था। आयशा रोटी बेल रही थी जबकि अम्मी चाय छान रही थी। अम्मी, आज फिर मुझे पराठा ही मिलेगा। मैंने मुंह बना के कहा तो आयशा फौरन बोली, शहजादी साहिबा, अगर ब्रेड अंडा चाहिए तो पहले जेब भी शहजादियों जैसी होनी चाहिए। मैंने हंसते हुए बेलन उठाने की कोशिश की। अच्छा, आज मैं बनाती हूँ। अम्मी ने फौरन मेरे हाथ से बेलन ले लिया। बस रहने दो, पिछली बार तुमने गोल पराठे के बजाय पाकिस्तान का नक्शा बना दिया था। इतना सुनना था कि हम तीनों जोर से हंस पड़ी। उसी दौरान सहन से अब्बू की हल्की सी खांसी सुनाई दी। मैं पानी का ग्लास लेके बाहर आई तो देखा वो चारपाई पे बैठे अपनी दवाई निकाल रहे थे। उनकी छड़ी हमेशा की तरह चारपाई के साथ टिकी हुई थी। अब्बू, दवाई पहले या नाश्ता पहले? मैंने ग्लास उनकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, अगर तुम लोग जल्दी नाश्ता ले आओ तो दवाई भी वक्त पे खा लूंगा, लेकिन ये खाली पेट वाली दवाई है। मैं वापस किचन में आई तो आयशा पहले ही प्लेटें उठा चुकी थी। चंद ही मिनट बाद हम चारों दस्तरखान के गिर्द बैठ गए। अब्बू ने चाय का घूंट लिया और कहने लगे, इस महीने दवाओं पे खर्चा कुछ ज्यादा हो गया है। पेंशन आई भी लेकिन अब कुछ हाथ में नहीं है। आयशा ने एक लम्हा भी जाया न किया और कहने लगी, अब्बू, मैं स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ा लिया करूंगी। 2-3 बच्चे मिल जाएंगे तो कुछ न कुछ मदद हो जाएगी। अब्बू ने फौरन नफी में सर हिलाया। हरगिज नहीं। उनकी आवाज सख्त नहीं थी मगर फैसला जरूर था। सुबह स्कूल, फिर घर के काम, अब ट्यूशन में मेरी बेटी को आराम करने का भी हक है। आयशा खामोश हो गई। अब्बू ने उसके सर पे हाथ रखा। रिस्क अल्लाह देता है बेटा, तुम फिक्र न किया करो। नाश्ता खत्म हुआ तो हम दोनों बहनें अपने अपने बैग उठा के बाहर निकल आईं। गली में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ ही देर बाद स्कूल आ गया। आयशा ने गेट के सामने रुक के हमेशा की तरह मेरी तरफ उंगली उठाई। क्लास खत्म होते ही सीधी यहीं आना, अपने दोस्तों के साथ, इधर उधर घूमती मत रहना। मैंने मसनूई संजीदगी से सर हिलाया। जी मैडम साहिबा। वो मुस्कुराती हुई स्कूल के अंदर चली गई और मैं कॉलेज की तरफ बढ़ गई। दोपहर को जब मैं वापस आई तो वो बच्चों की कॉपियां चेक कर रही थी। मुझे देख के उसने घड़ी की तरफ देखा। सिर्फ 5 मिनट तक जाओ। मैं स्कूल के शहर में नीम के दरख्त के नीचे खड़ी उसका इंतजार करने लगी। चंद मिनट बाद वो बैग कंधे पे डाले बाहर आ गई और हम अपने मोहल्ले पहुंच गए। जैसे ही हमारी गली शुरू हुई सामने से फुप्पो आती दिखाई दी। अस्सलामु अलैकुम फुप्पो, हमने एक दोनों ने एक साथ कहा। उन्होंने जवाब दिया। फिर आयशा को सर से पांव तक देखा और बोली, माशाल्लाह, अब तो लड़की की उम्र भी निकलती जा रही है। आखिर कब करोगे इसकी शादी? हम खामोश रहे और तीनों घर के अंदर पहुंच गए। अबू भी सहन में मौजूद थे। फुप्पो ने बात आगे बढ़ा दी। भाई, अगर मेरी मानो तो सलीम के साथ बात पक्की कर दो, आखिर अपना ही बच्चा है। अब्बू के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उन्होंने बड़े सुकून से जवाब दिया, बहन, सलीम मेरा भांजा जरूर है लेकिन मैं अपनी बेटी का हाथ उसे नहीं दे सकता। फुप्पो का लहजा फौरन बदल गया। क्यों, क्या कमी है मेरे बेटे में? कमी नहीं, कुछ आदतें ऐसी हैं जिन पे मुझे एतमाद नहीं। फुप्पो कहने लगी, फिर सारी उम्र बैठी रहेगी तुम्हारी बेटी? अब्बू ने पहली बार उनकी आंखों में देख के कहा, बैठी रहे तो मुझे कबूल है, मगर मैं अपनी बच्ची को जानबूझ के ऐसे घर नहीं भेजूंगा जहां उसकी इज्जत और सुकून की उम्मीद ना हो। पूरा सहन खामोश हो गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे माजूर अब्बू की टांग जरूर कमजोर थी मगर उनके हौसले में आज भी कोई कमी नहीं आई थी। फुप्पो गुस्से में बड़बड़ाती हुई हमारे घर से चली गई थी मगर उनकी बातें काफी देर तक हमारे कानों में गूंजती रहीं। अम्मी खामोशी से बर्तन समेटने लगी जबकि मैं और आयशा अपने कमरे में आ गए। मैंने दरवाजा बंद किया और बैग एक तरफ फेंक के चारपाई पे बैठ गई। आयशा अलमारी खोल के कपड़े निकालने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बुरा तो लगा था मगर हर बात दिल पे लगा ली जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा, लेकिन हर कोई यही क्यों समझता है कि लड़की की शादी बस किसी भी जगह कर दो? वो मेरे पास आके बैठ गई और मेरे सर पे हाथ फेरते हुए बोली, इसलिए कि लोगों को बातें करने की आदत होती है लेकिन हमारे अब्बू ऐसे नहीं है, वो कभी हमें किसी गलत जगह नहीं भेजेंगे। उसकी बात सुन के मेरे दिल को सुकून मिला। रात को सब सो गए तो मैंने देखा अब्बू अपने कमरे की हल्की रोशनी में बैठे कुछ कागज देख रहे थे। मैं पानी देने गई तो उनकी नजर मुझ पे पड़ी। उन्होंने फौरन कागज बंद कर दिए मगर मेरी नजर एक नोटबुक पे पड़ गई जिसमें खर्चों का हिसाब लिखा हुआ था। पेंशन की रकम एक तरफ लिखी थी और दूसरी तरफ दवाओं का खर्च, बिजली का बिल, घर का राशन, मेरी कॉलेज की फीस। आखिर में सिर्फ चंद 100 रुपए बचे थे। मैं खामोशी से वापस आ गई। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अब्बू कितनी खामोशी से सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं।
अगली सुबह हम दोनों फिर एक साथ घर से निकले। रास्ते में आयशा ने मेरी तरफ देख के कहा, आज कॉलेज से जल्दी निकलना, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, फिर साथ बाजार चलेंगे। दोपहर को मैं हंसवे मामूल स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो उसके हाथ में बच्चों की कॉपियां थीं। हम दोनों बाजार की तरफ चल पड़े। चीजें खरीदने के बाद अभी हम सड़क पार करने ही वाले थे कि अचानक एक बड़ी सी सफेद गाड़ी आकर हमारे बिल्कुल सामने रुक गई। मैं घबरा के कदम पीछे हट गई। आयशा ने भी हैरत से गाड़ी की तरफ देखा। चंद लम्हों बाद गाड़ी का दरवाजा खुला और एक बावकार सा नौजवान बाहर निकला। उसे निहायत अदब से हमारी तरफ देखा और बोला, माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों से सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आयशा ने फौरन संजीदगी से जवाब दिया, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। वो नौजवान एक कदम पीछे हट गया और नरम लहजे में बोला, मैं जानता हूँ आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मेरी बात सुन लें, फिर अगर आप इनकार करेंगी तो मैं दोबारा आपका रास्ता नहीं रोकूंगा। आयशा ने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ और बगैर कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और आगे चल दी। मैंने एक बार पलट के देखा, वो नौजवान वहीं खड़ा था और खामोशी से हमें जाते हुए देख रहा था। उस वक्त हमें अंदाजा भी नहीं था कि यही मुख्तसर सी मुलाकात हमारी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने वाली थी। अगले दिन मैं हस्बे मामूल कॉलेज चली गई और आयशा अपने स्कूल। पिछले दिन वाला वाकया मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा था। लेक्चर के दौरान भी कई बार मेरा ध्यान उधर ही चला जाता था। आखिर वो शख्स था कौन और वो सिर्फ 2 मिनट बात करने पे इतना इसरार क्यों कर रहा था। छुट्टी हुई तो मैं जल्दी जल्दी स्कूल के बाहर पहुंच गई। आयशा पहले ही गेट के करीब खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे देखते ही कहा, आज वो आदमी दोबारा मिला तो? आयशा ने मेरी बात काटते हुए कहा, अगर मिला भी तो हम सीधा अपना रास्ता बदल लेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया और हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। हम अभी आधा रास्ता ही तय कर पाए थे कि वही सफेद गाड़ी एक बार फिर आकर हमारे करीब आहिस्ता से रुक गई। इस बार गाड़ी हमारे सामने आके नहीं रुकी, बल्कि चंद कदम आगे जाके किनारे पे खड़ी हुई। वही नौजवान बाहर निकला और कुछ फासले पे रुक गया ताकि हमें यह एहसास ना हो कि वो जबरदस्ती कर रहा है। उसने निहायत नरम लहजे में कहा, मुझे मालूम है आप दोनों नाराज हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट लूंगा, फिर कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। आयशा ने सख्त लहजे में कहा, हमने कल भी कहा था हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। वो खामोशी से बोला, अगर आप मेरी बात सुनने के बाद भी इनकार करेंगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसके लहजे में अजीब सी संजीदगी थी। मैंने आहिस्ता से आयशा के कान में कहा, एक बार सुन लेने में क्या हर्ज है, आखिर हमें भी तो मालूम हो कि ये कहना क्या चाहता है। आयशा ने मेरी तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोली। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने उस शख्स की तरफ देखा और कहा, हम यहाँ खड़े होकर कोई बात नहीं करेंगे। वो फौरन बोला, बिल्कुल नहीं, सामने एक फैमिली कैफे है, अगर आप मुनासिब समझे तो वहां बैठ के सिर्फ चंद मिनट बात कर लेते हैं। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद ना आए तो आप फौरन उठ के चली जाइएगा। मैंने फिर आयशा को देखा, वो अभी भी हिचकिचा रही थी। आखिर उससे धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ चंद मिनट। वो नौजवान एक तरफ हट गया और बोला, आप दोनों अपनी मर्जी से आए, मैं पहले अंदर जा रहा हूँ। उसने हमारे लिए दरवाजा भी नहीं खोला, बल्कि खुद चंद कदम आगे चलता रहा ताकि हमें किसी किस्म की झिझक महसूस ना हो। उसका यह अंदाज मेरे लिए भी नया था। हम कैफे के अंदर गए तो वहां ज्यादा रश नहीं था, चंद लोग बैठे हुए थे। हम दोनों एक तरफ बैठ गए और वो सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। वेटर आया तो उससे पहले हमारी तरफ देखा और कहा, आप जो चाहे मंगवा लें। आयशा ने फौरन कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसे मुस्कुरा कर सिर्फ 3 चाय का ऑर्डर दे दिया। वह हमारी तरफ मुतवज्जे हो गया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने अपना तारुफ करवाया। उसे बताया कि उसका नाम हारिस था और वो एक डॉक्टर था। उसे कहा, मैं जानता हूँ मेरा ये तरीका शायद आपको पसंद ना आया हो, लेकिन मेरे पास आप तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कई बार सोचा कि सीधा आपके घर आ जाऊं, मगर बगैर किसी तारुफ के ऐसा करना भी मुनासिब नहीं लगा। इसीलिए मैंने हिम्मत करके आपसे बात करने की कोशिश की। आयशा ने संजीदगी से पूछा, आपको हम दोनों के बारे में मालूम कैसे हुआ? हारिस ने जवाब दिया, मैं कई महीनों से इसी रास्ते से अपने अस्पताल जाता हूँ। रोज आप दोनों को एक साथ आते जाते देखा था। फिर एक दिन एक बुजुर्ग से आपके घर वालों के बारे में मालूम हुआ। इसके बाद मैंने सिर्फ इतना जाना कि आप एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखती हैं। इससे ज्यादा मैंने किसी से कोई बात नहीं पूछी। आयशा ने फौरन कहा, अगर आपने हमारे बारे में मालूम कर भी लिया तो इससे क्या होता है? आपको इस तरह रास्ता रोकने का हक नहीं था। हारिस ने सर झुका के कहा, आप ठीक कह रही हैं और इस बात पे मैं आपसे माजरत भी करता हूँ, लेकिन मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कोई दोस्ती या दूसरा ताल्लुक नहीं चाहता। अगर आप इनकार करेंगी तो मैं आपके फैसले की इज्जत करूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। आयशा भी हैरत से उसे देखने लगी। उसे शायद ये तवक्को नहीं की थी कि वो इतनी सीधी बात करेगा। कुछ देर बाद आयशा ने बहुत पुरसकून लहजे में कहा, आप शायद अच्छे इंसान होंगे, लेकिन हमारे घर में इस तरह फैसले नहीं होते। मेरे वालिद जिंदा हैं, हमारी तरबियत ऐसी नहीं कि हम उनसे छुप के कोई रिश्ता बनाएं। हारिस ने फौरन कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि हर काम इज्जत के साथ हो। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने वालिदैन को लेकर आपके घर आ जाऊंगा। आयशा ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं,
अभी इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको जानती भी नहीं और ना ही मैं इस तरह किसी को हाँ कह सकती हूँ। बेहतर यही है कि आप मुझे भूल जाएं। ये कह के वो उठ खड़ी हुई। मैं भी फौरन उसके साथ खड़ी हो गई। हारिस ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उसे सिर्फ इतना कहा, अगर कभी आपको लगे कि मैं गलत इंसान नहीं हूँ तो सिर्फ एक मौका दीजिएगा ताकि मैं आपके वालिद से बात कर सकूं। इसके बाद फैसला मुकम्मल तौर पे आप लोगों का होगा। हम दोनों कैफे से बाहर निकल आईं। बाहर आकर मैंने रिक्शा रोका और हम उस पर बैठ गए। काफी देर तक हम दोनों खामोश रहीं। आखिर मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे तो वो अजीब आदमी नहीं लगा। उसने एक बार भी कोई गलत बात नहीं की। आयशा बोली, अच्छा होना अलग बात है और सही तरीका अलग। अगर उसे वाकई रिश्ता चाहिए तो वो सीधा हमारे घर आए। मैं अपने अब्बू से छुप के कभी कोई फैसला नहीं करूंगी। मैंने उसकी बात सुन के खामोशी से सर हिला दिया। अगले 2-3 दिन हम दोनों ने पूरी कोशिश की कि इस वाक़े को भूल जाएं। सुबह हमेशा की तरह मैं और आयशा एक साथ घर से निकलते। आयशा ने एक बार भी हारिस का जिक्र नहीं किया था और मैंने भी जानबूझ के ये मौजू नहीं छेड़ा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अपने असूलों पर समझौता करने वाली लड़की नहीं थी। एक शाम हम दोनों घर वापस पहुंचे तो देखा फुप्पो बैठी हुई थी। उनके साथ उनका बेटा भी आया था, जो हमेशा की तरह बाहर गली में मोबाइल हाथ में लिए खड़ा था। अम्मी ने हमें देखते ही कहा, जल्दी कपड़े बदल लो, फिर चाय बना दो। मैं और आयशा अंदर चली गई। आयशा ट्रे में चाय रख के कमरे में आई तो देखा फुप्पो फिर वही पुरानी बात छेड़े बैठी थी। वो अब्बू से कह रही थी, भाई आखिर कब तक लड़की को घर बिठाए रखोगे? मेरा बेटा भी तो अपना ही खून है। अपनी बेटी अपने ही घर में रहेगी तो तुम्हें भी सुकून रहेगा। अब्बू ने बहुत तहम्मुल से कहा, बहन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिश्ता जरूर मिल जाएगा। फुप्पो ने बात काटते हुए कहा, अच्छा रिश्ता करते करते लड़की की उम्र निकल जाएगी। आजकल कौन इतना सोचता है? अपने ही घर में बात बन रही है तो हाँ कर दो। उनकी बात सुन के आयशा खामोश बैठी रही, मगर मैंने देखा उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसी वक्त फुप्पो के बेटे एहसन ने दरवाजे से अंदर झांक के कहा, मामू मैं आयशा को खुश रखूंगा, आप लोग बिला वजह इतना सोचते हैं। उसके मुंह से सिगरेट की बू आ रही थी। अब्बू ने पहली बार जरा सख्त लहजे में कहा, बेटा तुम बाहर बैठो, हम बड़े बात कर रहे हैं। वो मुंह बनाता हुआ वापस चला गया। फुप्पो ने फौरन कहा, देख लिया तुमने कैसे डांट दिया मेरे बेटे को। आखिर इसमें क्या कमी है? 2-4 बुरी आदतें हर लड़के में होती हैं। शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अबू ने इस बार साफ लफ्जों में कहा, बाजी माफ करना, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी किसी उम्मीद के सहारे नहीं छोड़ सकता। अगर आज उसकी आदतें खराब है तो मैं ये खतरा नहीं ले सकता कि कल जाके बदल जाएगा। मेरी बेटियां मेरे लिए अमानत हैं। मैं उन्हें ऐसे घर नहीं भेजूंगा जहां मुझे पहले दिन से डर लगा रहे। फुप्पो ने नाराजगी से दुपट्टा संभालते हुए कहा, फिर बाद में ये ना कहना कि किसी ने बताया नहीं था। आजकल लोग दूसरी दूसरी शादी वाले लड़कों से भी कर देते हैं और तुम हो के हर रिश्ते में कोई ना कोई नुक्स निकाल देते हो। अबू ने सुकून से जवाब दिया, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन अपनी बच्चियों के मामले में जल्दी भी नहीं करूंगा। अगर किस्मत में अच्छा घर लिखा है तो जरूर मिलेगा। फुप्पो गुस्से में उठी और जाते जाते अम्मी से कहने लगी, तुम ही समझाओ अपने शौहर को, जरूरत से ज्यादा जिद भी अच्छी नहीं होती। वो चली गई तो घर में कुछ देर खामोशी छाई रही। अम्मी ने लंबी सांस लेके कहा, लोग बातें तो करेंगे ही, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। आयशा ने अब्बू के पास बैठ के उनका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, अब्बू मेरी वजह से आप किसी की बात दिल पे ना लिया करें। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं, मैं आप लोगों के साथ खुश हूँ। अब्बू ने मुस्कुरा के उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी अपने घर जाए, लेकिन ऐसे घर जाए जहाँ वो इज्जत से रहे। अगर मुझे सारी जिंदगी इंतजार करना पड़ जाए तब भी मैं तुम्हें गलत जगह नहीं भेजूंगा। ये सुन के मेरी आंखें भी नम हो गईं। मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारे अब्बू वाकई कितने मजबूत इंसान हैं। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। 1-2 रिश्ते और भी आए, मगर कोई बात आगे न बढ़ सकी। कभी सामने वालों की ऐसी शर्त होती जो हमारे लिए पूरी करना मुमकिन नहीं थी, और कभी हमें उनका रवैया पसंद नहीं आता था। अम्मी कभी कभार रात को हिसाब किताब की कॉपी खोल के बैठ जाती। वो पेंशन के पैसे लिखती, फिर महीने के खर्चे निकालती और आखिर में खामोश हो जाती। एक दिन मैं और आयशा हस्बे मामूल वापस आ रहे थे कि अचानक वही सफेद गाड़ी दोबारा हमारे करीब आके रुक गई। इस बार हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। हारिस गाड़ी से उतरा भी नहीं। उसे सिर्फ शीशा नीचे किया और निहायत एहतराम से कहा, मैं आप दोनों से सिर्फ एक आखिरी बात करना चाहता हूँ। अगर आज भी आप मना करेंगी तो मैं फिर कभी रास्ता नहीं रोकूंगा। आयशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर गाड़ी के करीब जाके बोली, अगर वाकई आपकी नीयत साफ है तो फिर एक ही रास्ता है, मेरे वालिद के पास रिश्ता लेके आए। हमारे घर में न खुफिया मुलाकातें होती हैं, न फोन पे बातें, ना ही कोई वादे। फैसला हमेशा घर के बड़े करते हैं। हारिस के चेहरे पे पहली बार इत्मीनान की झलक आई। उसे फौरन कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपको पहले मेरी नीयत का पता चल जाए, ताकि जब मेरे वालिदैन आपके घर आए तो आप लोग ये न समझें कि हमने अचानक दरवाजा खटखटा दिया है। फिर उससे जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और कहा, ये सिर्फ मेरा नंबर है, आप मुझे फोन न करें।
जब भी मैं अपने वालिदैन के साथ आने का दिन तय करूंगा तो सिर्फ एक मैसेज भेज दूंगा कि हम फलां दिन आ रहे हैं। इसके बाद जो फैसला आप लोगों का होगा मुझे कबूल होगा। आयशा ने चंद लम्हे सोचा, फिर कार्ड ले लिया और अपना नंबर भी दे दिया और बोली, इस नंबर पे ना मैं बात करूंगी और ना ही कोई और। अगर वाकई आप अपने वालिद को लेके आए तो बाकी बात हमारे घर के बड़े करेंगे। हारिस से मुस्कुरा के कहा, मुझे मंजूर है। हम दोनों वहां से चल दिए। रास्ते भर मैं खामोशी से कार्ड को देखती रही। फिर मैंने आयशा से कहा, लगता है ये वाकई सीधा रास्ता इख्तियार करना चाहता है। आयशा ने कार्ड अपने बैग में रखते हुए सिर्फ इतना कहा, अब आगे जो भी होगा अब्बू के सामने होगा। अगर किस्मत में यही रिश्ता लिखा है तो वो खुद हमारे दरवाजे तक आएगा, वरना ये बात भी यही खत्म हो जाएगी। मुझे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि चंद दिन बाद वाकई हमारे घर की घंटी बजने वाली थी। कुछ दिन बाद एक शाम हम दोनों अभी घर पहुंचे ही थे कि आयशा के मोबाइल पे एक नामालूम नंबर से मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा, फिर खामोशी से मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बोल रहा हूँ। जैसा वादा किया था सिर्फ इतला दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो हम इस आने वाले इतवार को आपके घर रिश्ता लेके आना चाहते हैं। इसके बाद फैसला मुकम्मल तौर पे आपके खानदान का होगा। मैंने मैसेज पढ़ के आयशा की तरफ देखा। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अब ये बात छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। आज ही अम्मी अब्बू को सब कुछ बता देते हैं। रात को खाने के बाद जब सब एक साथ बैठे थे तो आयशा ने हिम्मत करके पूरी बात शुरू से आखिर तक सुना दी। उसने ये भी बताया कि उसने कभी फोन पे बात नहीं की, ना किसी किस्म का वादा किया और ना ही घर वालों से कोई बात छुपाने की नीयत थी। वो सिर्फ इसलिए खामोश रही थी कि पहले देख ले वो शख्स वाकई अपने बड़ों को भेजता है या नहीं। अम्मी और अबू खामोशी से सारी बात सुनते रहे। मैं दिल ही दिल में घबरा रही थी कि ना जाने उनका रद्द अमल क्या होगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद अबू ने आयशा की तरफ देखा और कहा, मुझे अपनी बेटियों की तरबियत पे पूरा यकीन है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाना होता तो आज हमारे सामने बैठ के सब कुछ ना बताती। अम्मी ने भी सुकून की सांस ली और बोली, अब जब वो लोग आना चाहते हैं तो आ जाएं, मिल लेने में कोई हर्ज नहीं। रिश्ता पसंद आएगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना इज्जत से इनकार कर देंगे। इतवार तक का हर दिन अजीब बेचैनी में गुजरा था। अम्मी ने घर की सफाई शुरू कर दी थी। आखिर इतवार आ ही गया। सुबह से ही घर में एक अलग सी मसरूफियत थी। अम्मी ने अपने हाथ से कई चीजें बना ली। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहती थी। दोपहर के करीब हमारे दरवाजे पे गाड़ी आके रुकी। मैंने खिड़की से झांक के देखा। गाड़ी से पहले एक बुजुर्ग उतरे, फिर एक खातून और उनके साथ हारिस भी था। उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का डिब्बा था। उनके अंदाज में ना ही कोई गरूर था और ना दिखावा। मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने मुस्कुरा के सलाम किया। अम्मी ने अंदर ले आई। कुछ देर आम बातें होती रहीं। फिर हारिस के वालिद ने नहायत शाइस्तगी से कहा, हम लोग आज आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें अपना समझ के हमारी बात सुनेंगे। अब्बू ने भी अदब से जवाब दिया, पहले आप लोग चाय पीजिए, फिर सुकून से बात करेंगे। चाय के दौरान किसी ने जल्दी नहीं दिखाई। कभी घर की बात होती, कभी तालीम की। हारिस की वालदा बार बार आयशा की तारीफ कर रही थी कि उन्हें उसकी सादगी बहुत पसंद आई है। कुछ देर बाद हारिस के वालिद संजीदा हो गए और बोले, एक बात हम शुरू में ही साफ करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में आपको लगे हमने आपसे कोई बात छुपाई। हमारे बेटे की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी इंतकाल कर गई थी। काफी अरसा गुजरने के बाद अब हमने दूसरी शादी का फैसला किया है। ये बात आपके सामने रखना हमारा फर्ज था। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। मैंने देखा अम्मी ने बेख्तियार अब्बू की तरफ देखा। अब्बू ने पानी का ग्लास मेज पे रखा और निहायत सुकून से बोले, आपका शुक्रिया कि आपने ये बात खुद बताई। अक्सर लोग ऐसी बातें छुपा लेते हैं। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि ये हमारी बेटी की जिंदगी का मामला है। हारिस के वालिद ने फौरन कहा, बिल्कुल, आप जितना वक्त चाहे लीजिए, हमें किसी किस्म की जल्दी नहीं। वो लोग चले गए मगर उनकी शराफत हमारे दिलों में रह गई। रात को खाने के बाद हम सब दोबारा बैठे। अम्मी कहने लगी, मुझे लोग बहुत अच्छे लगे। अब्बू खामोश थे। कुछ देर बाद बोले, मुझे भी कोई बात बुरी नजर नहीं आई, लेकिन दूसरी शादी वाला मामला आसान नहीं होता। हमें हर पहलू से सोचना होगा। आयशा काफी देर तक खामोश रही, फिर उसने पहली बार अपने दिल की बात की। उसने कहा, अब्बू, अगर आपको जरा सा भी शक है तो इनकार कर दीजिए। मैं आपके फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए परेशान है कि ये उनकी दूसरी शादी है, तो मेरी नजर में उन्होंने सच बोल के हमारा दिल जीत लिया है। वो चाहते तो ये बात छुपा भी सकते थे। मैंने भी आयशा से कहा, मुझे भी वो लोग अच्छे लगे। कम से कम उन्होंने हमारे साथ कोई झूठ नहीं बोला। अब्बू ने सबकी बातें सुनी, फिर लंबी सांस लेके बोले, दो एक जानने वालों से मजीद मालूमात लूंगा। अगर सब ठीक रहा तो हम हाँ कर देंगे। ये सुन के आयशा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर उसने फौरन नजरें झुका ली। अगले चंद दिन अब्बू ने अपनी तसल्ली कर ली। जिससे भी पूछा सब ने यही कहा कि ये खानदान इज्जतदार है और हारिस एक अच्छा डॉक्टर है। आखिर एक शाम अब्बू ने हारिस के वालिद को फोन किया और कहा कि अगर आप लोग चाहें तो जुम्मे को दोबारा आ जाएं। ये खबर सुनते ही अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं खुशी से आयशा के गले लग गई।
वो भी मुस्कुरा रही थी मगर उसकी आंखों में नमी थी। शायद हर लड़की को इस लम्हे का एहसास होता है कि अब उसकी जिंदगी वाकई बदलने वाली है। जुम्मे के दिन वो लोग दोबारा आए। इस बार माहौल पहले से ज्यादा खुशगवार था। हारिस की वालदा ने मोहब्बत से आयशा को एक अंगूठी पहनाई और कहा, अब यह हमारी बेटी है। उन लोगों के जाने के बाद हमारा घर जैसे नई उम्मीदों से भर गया। अम्मी ने पुराना बड़ा बक्सा खोला जिसमें वो बरसों से थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी संभाल के रखती आ रही थी। अब्बू खामोशी से हिसाब लगा रहे थे कि कहाँ से कितने पैसे आएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो किस दोस्त से उधार लेना पड़ेगा। मैं और आयशा एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। हमें लग रहा था शायद बरसों की दुआएं कबूल हो गई हैं। हमें क्या मालूम था कि जिन खुशियों को हम अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत समझ रहे थे, वही खुशियां हमें एक ऐसे अंजाम की तरफ ले जा रही थी जिसका तसव्वुर भी हम में से किसी ने नहीं किया था। ऊपर से फिर सारा महीना यूं ही गुजर गया और शादी वाला दिन आखिर आ ही गया। सुबह से ही हमारे घर में एक अलग सी चहल पहल थी। मैं फजर की नमाज के बाद जागी तो देखा अम्मी पहले ही किचन में थी। चूल्हे पे चाय चढ़ी हुई थी और साथ ही आने जाने वालों के लिए नाश्ता तैयार किया जा रहा था। मोहल्ले की चंद औरतें भी सुबह सवेरे आ गईं। कोई बर्तन संभाल रही थी, कोई आयशा के कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैं जल्दी से तैयार होकर उनके साथ काम में लग गई। एक लम्हे को मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज वो दिन आ गया जिसका हम सब कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। मैं बार बार आयशा के कमरे में जाके उसे देखती और फिर बाहर आ जाती। वो खामोश बैठी थी मगर उसके चेहरे पे एक अजीब सी रोशनी थी। मैंने हंसते हुए कहा, अभी भी वक्त है, अगर दिल बदल गया हो तो बता दो, मैं सबको कह देती हूँ शादी रोक दें। वो वही बात सुन के हंस पड़ी और तकिया उठा के मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, शरारतें बंद करो और जाके अपना काम करो। दोपहर तक घर मेहमानों से भर चुका था। हर तरफ रिश्तेदारों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई अब्बा के पास बैठा बातें कर रहा था, कोई अम्मी के साथ काम में हाथ बटा रहा था। फुप्पो भी आई हुई थी मगर आज न उनके लहजे में पहले वाली तलखी थी, ना ही कोई ताना। वो भी सबके साथ हंस बोल रही थी। मैंने दिल में सोचा कि शायद खुशियों के दिन वाकई लोगों के दिल बदल देते हैं या फिर वो दिखावा कर रही थी। अब्बा आज बहुत खुश नजर आ रहे थे, अगरचे उनके चेहरे पे थकन साफ दिखाई दे रही थी। शाम ढलते ही घर के बाहर रोशनियों की चमक और बढ़ गई। बच्चे गली में दौड़ रहे थे और सबकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। कुछ देर बाद गाड़ियों की कतार दिखाई दी तो किसी ने आवाज लगाई, बारात आ गई। ये सुनते ही जैसे पूरे घर में एक हलचल मच गई। मैं दौड़ के आयशा के कमरे में गई। वो दुल्हन की ड्रेस में बैठी हुई थी। सुर्ख जोड़े में वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट भी थी और खुशी भी। मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा, देखो तुम्हारी बारात आ गई। उसे धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी मगर उस मुस्कुराहट में शर्म भी थी और एक नए सफर का एहसास भी। निकाह का वक्त आया तो सब खामोश हो गए। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। जब आयशा से इजाजत ली गई तो उसकी आवाज बहुत धीमी थी मगर उस एक लफ्ज के साथ उसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया था। बाहर बैठे सब लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए थे। अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी भी खामोशी से दुआएं मांग रही थी। मेरा दिल भी अजीब कैफियत में था। खुशी भी थी और जुदाई का एहसास भी। निकाह के बाद खाने का सिलसिला शुरू हुआ। हर तरफ मुबारकबाद देने वालों का हजूम था। मैं कभी अपनी बहन के पास जाती, कभी मेहमानों के पास। वो भी बार बार मुझे आवाज देती और कहती, मेरे पास ही रहना। मैं हंस के कहती, अब तो तुम्हारा शौहर आ गया है, अब मेरी क्या जरूरत है। वो शर्मा के मुझे कहती, फजूल बातें ना करो। खाने के बाद रुखसती का वक्त आ गया। यही वो लम्हा था जिससे हम सब डर रहे थे। अम्मी ने जैसे ही आयशा को गले लगाया वो फूट फूट के रोने लगी। आयशा भी खुद को संभाल न सकी। वो बार बार कह रही थी कि अम्मी अपना ख्याल रखना, वक्त पे दवाई खा लेना और अब्बा का ध्यान रखना। फिर वो अब्बा के गले लग गई। मैंने पहली बार देखा कि मेरे मजबूत अब्बा बच्चों की तरह रो रहे थे। वो बार बार उसके सर पे हाथ फेरते हुए कह रहे थे कि खुश रहना बेटा, कभी कोई तकलीफ हो तो एक लम्हा भी सोचना नहीं, फौरन बताना और इस घर को अपना घर समझना। अब वही तुम्हारा घर है। आखिर वो लम्हा भी आ गया जब आयशा गाड़ी में बैठ गई। मैंने दरवाजा बंद होने से पहले उसका हाथ पकड़ा, उसे मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, रोज फोन करना और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। मैंने हंसते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, बस खुश रहना। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। हम सब दरवाजे पे खड़े उसे जाते हुए देखते रहे, यहाँ तक कि गाड़ी नजरों से ओझल हो गई। घर के अंदर वापस आए जो चंद घंटे पहले वाला शोर जैसे अचानक खत्म हो गया था। हर तरफ खामोशी थी। आयशा का कमरा वैसे ही था मगर वो खुद वहां नहीं थी। अम्मी उसके कपड़ों को देख के फिर रो पड़ी। मैं भी उसके बिस्तर पे बैठ गई। दिल बार बार यही कह रहा था कि कल तक जो बहन हर वक्त मेरे साथ थी, आज वो अपने नए घर चली गई है। वहां पहुंच के रात को उसका फोन आया। उसने हंसते हुए बताया कि सब लोग उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है। हम सब ने सुकून का सांस लिया। अम्मी ने भी उससे बात की और बहुत सी दुआएं दी। फोन बंद होने के बाद हम सब ने यही सोचा कि अल्लाह ने मेरी बहन को वाकई अच्छा घर अता किया है, मगर हमें क्या मालूम था कि ये खुशी सिर्फ चंद घंटों की मेहमान है। अभी रात पूरी भी नहीं गुजरी थी और तकदीर खामोशी से हमारे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अगली सुबह जो खबर हमारे घर पहुंचने वाली थी वो हमारी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल देने वाली थी।
सुबह अभी पूरी तरह रोशन भी नहीं हुई थी कि मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने नींद में ही फोन उठाया तो दूसरी तरफ कांपती हुई आवाज सुनाई दी। वो आयशा के ससुर थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, बेटी फौरन आ जाओ। आयशा की तबीयत रात को अचानक खराब हो गई थी। हम उसे अस्पताल ले गए थे। मैं एकदम उठ के बैठ गई और घबरा के पूछा कि अब वो कैसी है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उनकी रुंधी हुई आवाज आई कि डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। ये सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल छूट के फर्श पे गिर गया। मेरी जुबान से सिर्फ एक चीख निकली जिसे सुन के अम्मी और अब्बा भी मेरे कमरे में आ गए। अम्मी बार बार पूछ रही थी क्या हुआ है, मगर मेरी जुबान से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। मैंने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, ये आयशा नहीं रही। ये सुनते ही अम्मी वहीं फर्श पे बैठ गईं और जोर जोर से रोने लगी। अब्बा कुछ लम्हे बिल्कुल साकित खड़े रहे, जैसे उन्हें मेरी बात पे यकीन ही ना आया हो। चंद ही मिनटों में हम सब घर से निकल गए। रास्ते भर अम्मी दुआ करती रही कि शायद कोई गलत फहमी हो गई हो, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था। जब हम अस्पताल पहुंचे तो वहां आयशा के ससुराल वाले पहले से मौजूद थे। सबके चेहरों पे गम साफ दिखाई दे रहा था। मैं दौड़ती हुई अंदर गई तो सफेद चादर से ढका हुआ बिस्तर सामने था। किसी ने आहिस्ता से चादर हटाई तो मेरी बहन बिल्कुल खामोश लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा मगर वो ठंडा हो चुका था। मेरी चीख निकल गई और मैं वहीं बैठ के रोने लगी। अम्मी ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद डॉक्टर हमारे पास आए। उन्होंने अफसोस करते हुए बताया कि रात को अचानक इसे शदीद दिल का दौरा पड़ा था। इसे फौरन अस्पताल लाया गया, लेकिन रास्ते में ही इसकी सांसें रुक चुकी थीं। उन्होंने कहा उन्होंने पूरी कोशिश की मगर वो उसे वापस नहीं ला सके। ये सुन के हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मेरी बहन तो कभी दिल की मरीजा नहीं थी, वो तो बिल्कुल सेहतमंद थी। इतनी कम उम्र में अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता था? मगर उस वक्त हमारा जहन सवाल पूछने की हालत में नहीं था। गम इतना बड़ा था कि किसी और बात का ख्याल ही नहीं आ रहा था। मेरी बहन का दुल्हा यानी हारिस भाई एक कोने में बैठे मुसलसल रो रहे थे। वो बार बार यही कह रहा था कि रात को आयशा ने सीने में दर्द की शिकायत की। वो उसे फौरन अस्पताल लेके निकला, मगर रास्ते में ही सब कुछ खत्म हो गया। उसकी बातें सुन के हमें भी यही लगा कि शायद वाकई ये एक अचानक पेश आने वाला हादसा था। आखिर डॉक्टर भी यही कह रहे थे। दोपहर तक तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हुई और फिर हम आयशा को घर ले आए। जिस घर वो कल दुल्हन बन के आई थी, आज वही घर उसकी मैयत का इंतजार कर रहा था। गली में दाखिल होते ही हर तरफ रोने की आवाजें बुलंद हो गईं। मोहल्ले की औरतें अम्मी को संभाल रही थी, मगर वो बार बार यही कह रही थी कि मेरी बेटी को वापस ला दो। नमाज जनाजा में बहुत ज्यादा लोग आए। हर बंदा अफसरदा था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि कल की दुल्हन आज सफेद कफन में लिपटी हुई है। मैं मुसलसल अपनी बहन के चेहरे को देखती रही। वो इतनी पुरसकून लग रही थी कि दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि वो हमेशा के लिए जा चुकी है। फिर वो लम्हा भी आ गया जब उसे कब्रिस्तान ले जाया गया और हम पीछे रोते रह गए। शाम तक हम वापस घर आ गए, मगर घर अब घर नहीं लग रहा था। हर चीज आयशा की याद दिला रही थी। उसका कमरा, उसके कपड़े, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे अचानक हमसे छिन गया था। पूरी रात किसी की आंख न लगी। अम्मी बार बार रोते हुए कहती रही कि कल ही तो मेरी बेटी दुल्हन बनी थी। अगली सुबह दिल अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। मैंने अम्मी से कहा चलिए उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ाते हैं, शायद वहां जाके दिल को कुछ सुकून मिल जाए। अम्मी खामोशी से उठी और मेरे साथ चल पड़ी, मगर हमें क्या मालूम था कि कब्रिस्तान में हमारा इंतजार एक ऐसा मंजर कर रहा है जो आयशा की मौत से भी ज्यादा हौलनाक साबित होने वाला था। मैं और अम्मी खामोशी से कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। रास्ते भर हमने एक लफ्ज भी नहीं बोला। अम्मी के हाथ में फूल थे और मेरे हाथ में पानी की एक छोटी बोतल। हर कदम के साथ दिल मजीद बोझल होता जा रहा था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि शायद उसकी कब्र के पास बैठ के दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए, मगर किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही लिख रखा था। जैसे ही हम कब्रिस्तान के उस हिस्से में पहुंचे जहां उसको दफन किया गया था, मेरी नजर दूर से ही उसकी कब्र पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, मगर अगले ही लम्हे मेरी कदम वहीं रुक गए। कब्र की मिट्टी बिखरी हुई थी और कब्र का मुंह खुला हुआ था। मेरे हाथ से पानी की बोतल जमीन पे गिर गई। अम्मी ने भी नजरें उठा के देखा तो उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। वो दौड़ती हुई कब्र की तरफ गई, मगर अगले ही लम्हे लड़खड़ा के जमीन पे बैठ गई, क्योंकि कब्र के अंदर आयशा की मैयत मौजूद ही नहीं थी। मेरी चीख सुनकर कब्रिस्तान में मौजूद लोग हमारी तरफ दौड़ पड़े। चंद ही लम्हों में वहां काफी लोग जमा हो गए। हर शख्स हैरान था। कोई कह रहा था शायद जंगली जानवर मिट्टी खोद गए हों, मगर जब कब्र को गौर से देखा गया तो साफ मालूम हो रहा था कि मिट्टी बहुत एहतियात से हटाई गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी मंसूबाबंदी के साथ कब्र खोली हो। मेरी टांगों में जैसे जान ही नहीं रही थी। मैं बार बार कब्र के अंदर देख रही थी, मगर वहां सिर्फ खाली कफन का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। किसी ने फौरन अब्बा को फोन किया। कुछ ही देर में वो भी दूसरे लोगों के साथ वहां पहुंच गए। अब्बा ने जैसे ही खाली कब्र देखी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ लम्हे खामोश खड़े रहे, फिर फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियां कब्रिस्तान पहुंच गईं। उन्होंने सबसे पहले कब्र के इर्द गिर्द का हिस्सा खाली करा दिया और किसी भी करीब आने से रोक दिया गया।
एक एक निशान को गौर से देखा जाने लगा, तस्वीरें ली गईं और हर चीज नोट की गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कब्रिस्तान के रखवाले से भी पूछ-पूछ की। उसे बताया रात के वक्त उसे कोई गैर मामूली आवाज सुनाई नहीं दी थी। कब्रिस्तान काफी बड़ा था और वो एक कोने में मौजूद अपने कमरे में था। उसे भी बताया कि सुबह जब वो मामूल के मुताबिक कब्रों की तरफ आया तो उसे उस कब्र की हालत देख के खुद भी हैरत हुई। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी सवाल किया मगर किसी ने कुछ वाज़ेह नहीं बताया। इसी दौरान एक पुलिस वाले ने बताया कि कब्रिस्तान के मरकजी रास्ते के करीब एक दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगरचे वो सीधा कब्र की तरफ नहीं था लेकिन आने जाने वालों की कुछ न कुछ झलक जरूर रिकॉर्ड हो सकती थी। ये सुनते ही पुलिस फौरन दुकान की तरफ गई। हम भी उनके पीछे चले गए। दुकानदार ने बगैर किसी हिचकिचाहट के रिकॉर्डिंग निकाल दी। हम सब सांस रोके स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। काफी देर तक कुछ खास नजर नहीं आया। फिर रात के आखिरी पहर एक गाड़ी दूर आकर रुकी। कैमरे का जाविया साफ नहीं था इसलिए नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रही थी। चंद लम्हों बाद दो आदमी गाड़ी से उतरे। दोनों ने लंबे कोट पहन रखे थे, उनके चेहरों पे नकाब थे। वो तेजी से कब्रिस्तान के अंदर चले गए। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोबारा वापस आए। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके हाथ में क्या था। चंद सेकंड बाद गाड़ी वहां से रवाना हो गई और वीडियो खत्म हो गई। पुलिस ने वीडियो कई बार देखी मगर चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। एक अफसर ने कहा अभी इस फुटेज से किसी की शनाख्त मुमकिन नहीं, लेकिन ये बात तय है कि कब्र खुद ब खुद नहीं खुली, किसी ने जानबूझ के ये काम किया है। मैंने पुलिस अफसर से दरखास्त की कि अगर मुमकिन हो तो वो वीडियो मुझे भी दे दें। पहले तो उन्होंने इनकार किया मगर फिर मेरे बार बार इसरार करने पे उन्होंने वो क्लिप मेरे हाथ में दे ही दिया। शायद उन्हें लगा कि गमज़दा बहन सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए उसे देखना चाहती है। उन्हें क्या मालूम था कि आने वाले दिनों में यही वीडियो एक ऐसा राज खोलने वाली थी जिससे न सिर्फ मेरी बहन के कातिल तक पहुंचा जा सकता था बल्कि एक पूरा खतरनाक गिरोह बेनकाब होने वाला था। उस वक्त न पुलिस को इस बात का अंदाजा था ना ही हमें। बस मैं रोज रात को वही वीडियो बार बार देखती रहती। हर बार यही महसूस होता था कि इसमें कोई न कोई ऐसी चीज जरूर छुपी है जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आई। इस वाक़े को 4 दिन गुजर चुके थे मगर न आयशा की मैयत मिली और ना ही पुलिस किसी नतीजे तक पहुंच सकी थी। घर में हर वक्त खामोशी छाई रहती। अम्मी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पुलिस यही कहती थी कि तहकीकात जारी है मगर मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। मैं हर रात सोने से पहले अपने मोबाइल में वही सीसीटीवी की वीडियो कई कई बार देखती। कभी रफ्तार ऐसा कर देती, कभी रोक के हर फ्रेम को गौर से देखती, मगर हर बार मायूसी ही हाथ आती। उस रात भी मैं वीडियो देख रही थी। अचानक जब एक नकाबपोश आदमी गाड़ी की तरफ वापस मुड़ा तो मेरी नजर उसके दाएं बाजू पे पड़ी। आस्तीन जरा सी ऊपर हुई तो उसकी कलाई में घड़ी चंद लम्हों के लिए साफ दिखाई दी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन वीडियो रोक दी, तस्वीर को बड़ा करके देखा। वो आम घड़ी नहीं थी। मेरी सांस रुक गई क्योंकि ऐसी घड़ी हमने आयशा की शादी वाले दिन अपने बहनोई को पहनाई थी। अब्बा ने अपनी जमा पूंजी से वो घड़ी खरीदी थी और बारात की आमद पे अपने दामाद के हाथ में खुद पहनाई थी। उस वक्त हम सब कितने खुश थे और आज वही घड़ी मेरी बहन की कब्र से मैयत निकालने वाले शख्स के हाथ में थी। मैं दौड़ के अब्बा और अम्मा के कमरे में गई। मैंने कांपते हाथों से उन्हें वीडियो दिखाई। पहले तो उन्हें कुछ समझ ना आया मगर जब मैंने घड़ी की तरफ इशारा किया तो अब्बा की आंखें फैल गईं। उन्होंने फौरन कहा ये तो वही घड़ी है जो मैंने उसे दी थी। अगली सुबह हम सीधे पुलिस के पास गए। पहले तो अफसर ने कहा सिर्फ एक घड़ी की बुनियाद